नमस्कार। देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। ब्रिटेन के शहर मैनचेस्टर में सोमवार रात एक पॉप कॉन्सर्ट के बाद हुए ज़बरदस्त आत्मघाती हमले में मारे गए लोगों की तादाद बढ़कर अब 22 हो गई है। इस हमले में करीब 60 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने बताया है कि यह आत्मघाती हमला था और अकेले हमलावर की भी इस धमाके में मौत हो गई। पुलिस ने इस सिलसिले में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। ब्रिटेन में 8 जून को आम चुनाव होने हैं, जिसके लिए चुनाव प्रचार ज़ोर शोर से चल रहा था। अब इस धमाके को देखते हुए सभी बड़े राजनीतिक दलों ने चुनाव अभियान स्थगित कर दिया है। गौरतलब है कि पिछले 10 सालों में यूरोप में 7 बड़े हमले हुए हैं और ब्रिटेन में जुलाई 2007 के बाद हुआ ये सबसे बड़ा हमला है। उस समय लंदन में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों में 50 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने कहा है कि पुलिस इसे एक नफरत भरा आतंकवादी हमला मानकर चल रही है। प्रधानमंत्री मे ने मंगलवार को सुरक्षा स्थिति पर विचार के लिए कोबरा समिति की बैठक बुलाई, जो ब्रिटेन में आपात स्थितियों में बुलाई जाती है। प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने इस हमले के बाद ब्रिटेन में और चरमपंथी हमले होने की चेतावनी दी है। प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने कहा है कि आम लोगों को एक कायराना आतंकवादी हमले का शिकार बनाया गया। उन्होंने कहा कि ये गंभीर खतरा अभी बना हुआ है और आतंकवादी हमलों की संभावना भी बनी हुई है। उन्होंने कहा कि पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां घटना का पूरा खाका तैयार करने की दिशा में काम कर रही हैं और ब्रिटेन में आधिकारिक चेतावनी का स्तर बढ़ा दिया गया है। साथ ही सुरक्षा में अब पुलिस के साथ सेना भी तैनात की जाएगी। देश देशांतर में आज चर्चा मैनचेस्टर में हुए इसी हमले की और इसका यूरोप पर क्या असर होगा। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ रहे हैं ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त रह चुके शिवशंकर मुखर्जी, रणनीतिक मामलों के जानकार कमोडोर सी उदय भास्कर, जेएनयू में पश्चिम एशियाई अध्ययन केंद्र में प्रोफेसर आफ्ताब कमाल पाशा और वरिष्ठ पत्रकार संजय कपूर। आप सभी का स्वागत है। एम्बेसडर शिवशंकर मुखर्जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा कि आप ब्रिटेन में रहे हैं, वहाँ की राजनीतिक और सामाजिक स्थितियों से बखूबी वाकिफ़ हैं। ये पिछले 10 सालों में यूरोप में जो आतंकवादी हमलों की घटनाएं हुई हैं, लगातार हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक बड़ा हमला होता चला जा रहा है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि आईएसआईएस ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है, लेकिन अभी उसकी पूरी तरह से पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन शक की सुई इस तरफ जा रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, शक तो उस तरफ जाएगा ही। उन्होंने तो क्लेम भी कर लिया है कि ये अटैक हमने ही ऑर्गेनाइज़ किया है। और ये भी सच है कि काफ़ी बार ये शक होता है कि जब उनका हाथ ना भी हो किसी आतंकवादी हमले पर, वो अपना क्रेडिट क्लेम कर लेते हैं अपने पब्लिसिटी के लिए, अपने क्रेडिट के लिए। तो इतना तक तो मेरे ख्याल अगर 100% एविडेंस, सबूत इसका ना भी हो, तो इशारा तो इसी तरफ जाता है। और जो पश्चिम में, यूरोप में टेररिज्म जो अभी तक हो रहा है पिछले कुछ सालों में, जैसे आपने रिपोर्ट में जिक्र किया, उसका तो इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म, इस्लामिक टेररिज्म, जो भी नाम दीजिए, जो भी पॉलिटिकली करेक्ट या इनकरेक्ट नाम है, रेडिकल इस्लाम और व्हाटएवर, उससे तो जुड़ा हुआ है। जिसे मैं कहता हूँ एक खतरनाक कॉकटेल सा बना हुआ है। वेस्ट एशिया का जो टोटल मेस, जो बहुत ही गंभीर खतरनाक स्थिति है पूरे वेस्ट एशिया में, यमन, सीरिया, इंटरनल सिचुएशन टर्की में, गल्फ कंट्रीज़ जो कि इसमें इनका हाथ है, इन सभी इनमें, और ऊपर से यूएस वगैरह का जो पॉलिसीज़ हैं, वहाँ से लेकर एक राइट विंग बैकलैश जो निकला है इमिग्रेशन के ऊपर, क्योंकि इकोनॉमीज़ भी थोड़ी डाउन है। 2008 के फिनेंशियल सुनामी के बाद रिकवर नहीं हुए हैं। उसके बाद ये इमिग्रेशन का मसला, जॉब्स प्लस इमिग्रेशन का एक सब टेक्स्ट है टेररिज्म की। इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, वहीं से आ रहे हैं, और उनमें टेररिस्ट शामिल हैं। तो ये एक इतना ख़तरनाक कॉकटेल सा बना हुआ है। साथ में फिर ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, और मेरे ख्याल से मुश्किल ये है कि इनको रोका जाना। लोग कहते हैं कि सुपीरियर इंटेलिजेंस होगा तो हम रोक सकते हैं। मेरे ख्याल से तो जैसे कहते हैं कि उनको तो, सिक्योरिटी फोर्सेस को तो हमेशा लकी होना पड़ेगा, टेररिस्ट को तो सिर्फ एक ही बार लकी होना पड़ेगा। प्रोफेसर आफ्ताब कमाल पाशा, आप क्या देखते हैं कि ये जो पश्चिम एशिया में इस वक्त हालात हैं, ख़ास करके सीरिया में, टर्की में और दूसरे आसपास के देशों में, उसका ये कम नज़र आता है? एक नज़रिया तो इस तरफ से देखा जा सकता है, जिस तरीके से वहाँ
हमले हो रहे हैं, सीरिया में हो या लेबनान में, इराक़ में, यमन में, लिबिया में, ये तो अस्थिरता फैलती जा रही है एक देश से दूसरे देश को। और जहाँ तक यहाँ के रेफ्यूजीज़ गए हैं यूरोप में, उसको भी कई लोग जोड़ के ये अंदेशा कर रहे हैं कि ये आतंकवादी हमले इनसे जुड़े हुए हैं। लेकिन जिसका जिक्र हो रहा है, जिस आतंकवादी का जिक्र हो रहा है, सलमान आबिदी, उनके माँ बाप तो कई साल पहले से लिबिया होते हुए इंग्लैंड पहुँचे, और इसका साफ सबूत ये है कि ये होम ग्रोन है। ये बच्चा वहीं पे पैदा हुआ और वहीं पे तालीम पाया और वहीं सोसाइटी में बड़ा हुआ, लेकिन ये आतंकवादी की तरफ रुख क्यों हुआ? और मेरे दिशा में ये जो सोशल इंटीग्रेशन जिसको होना चाहिए था, और जो रिकग्निशन और जो मेरिट बेस्ड सोसाइटी जिसका यूरोपियंस बहुत प्राउड फील करते हैं, उसमें कुछ कमी हुई है। जिसका आर्थिक रिसेशन का जिक्र हुआ, ये कई मुल्कों में, चाहे स्पेन में हो, फ्रांस में हो, बरतानिया में हो या इटाली में हो, कई लोग जो मगरिब से, जो नॉर्थ अफ्रीका के देशों से यूरोप में गए, वो अभी भी महसूस कर रहे हैं कि वो अच्छी तरह इंटीग्रेट नहीं हुए हैं, इसलिए कि सोसाइटी बटी हुई है, पोलराइज हो गई है, चाहे वो नौकरियों में हो, तालीम में हो और दूसरे शोबों में हो। इन लोगों को अच्छी तरह से वहाँ इक्वालिटी नहीं मिली है, और ये रिजेंटमेंट बढ़ता जा रहा है इकोनॉमिक फैक्टर से, सोशल फैक्टर से, और ये एक कदम इस्लामिक स्टेट की वजह से भी मिलता जा रहा है। कोमोडोर सीधे भास्कर, ब्रिटेन में हम देखते हैं कि जब वहाँ शिन फेन अपनी लड़ाई लड़ रहा था, तब तो हमले हुआ करते थे, आतंकवादी हमलों की खबरें आया करती थी, लेकिन 9/11 के बाद जो ये आतंकवाद पैदा हुआ है अरब देशों में, या कहें कि पश्चिम एशिया के देशों में, वो दस्तक दे रहा है। और इसकी पहली मिसाल जुलाई 2007 में लंदन में देखने को मिली, जब वहाँ लगातार हमले हुए जिसमें 50 से ज़्यादा लोग मारे गए। उसके बाद चाहे वो स्पेन हो, फ्रांस हो या दूसरे देश हों, लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं, और ब्रिटेन की प्रधानमंत्री कह रही हैं कि ये एक नफ़रत भरा आतंकवादी हमला है, और पहली बार शायद ब्रिटेन में पुलिस के साथ साथ सेना की भी मदद ली जा रही है, क्योंकि वो कह रही हैं कि इस तरह के हमले और होने की आशंका है। आप इसे किस रूप में देखते हैं? इसको मैं कहूँगा कि काफ़ी चिंता के साथ मैं देख रहा हूँ एक विश्लेषक होते हुए, क्योंकि जैसे आपने इसका इतिहास बताया है, ख़ास 9/11 का जो घटना है उसके बाद और ब्रिटेन के अंदर 2007 के बाद ये जो लहर है, ये नफ़रत भी है, इसमें एक प्रकार का गुस्सा भी है, और आप ये भी कह सकते हैं कि ये सांस्कृतिक है। अर्थात ये कि हालांकि जैसे अभी पाशा साहब ने बताया है, ये जो व्यक्ति है, इनके माँ बाप लिबिया से, मगरेब से ब्रिटेन के अंदर पहुंच गए थे, परंतु वहां आने के बाद जो वेस्टर्न कल्चर है, और बार बार यही कहा जाता है कि ये जो इमिग्रेंट्स हैं, और ख़ास जो मगरेब से आए हैं या जो इस्लामी मज़हब के हैं, उनके ऊपर एक प्रकार का ये बार बार मतभेद का जो भावना है, ये बहुत ही भारी हो गया है। और हाल में शायद पिछले 2-3 साल से, आपने फ्रांस का भी जिक्र किया था, फ्रांस के अंदर जो चार्ली एब्डो पूरा वो जो किस्सा हुआ था, ये एक धारणा बन गई है कि पश्चिमी देश जो हैं ये मज़हब के ख़िलाफ़ हैं, और कई प्रकार के ऐसे कदम उठा रहे हैं जो कि इनको निशाना बना रहा है। और इसलिए हमने जो भी देखा है, इस्लामिक स्टेट का एक प्रकार का जो पैदाइश है और उसको जो समर्थन मिला है, ये मिस्र के अंदर जो जियोपॉलिटिक्स है और जिस प्रकार से शक्तिशाली देश, चाहे वो अमेरिका हो या रूस या बाकी वहाँ के देश, जिसमें टर्की का भी एक भूमिका रहा है, उन्होंने एक ऐसा वहाँ पे जो माहौल बनाया है जिससे ये विचारधारा, चाहे हम उसको इस्लामिक स्टेट के साथ जोड़ें या इस प्रकार का जो आतंकी गुटों को जो फैलने का जो हम देख रहे हैं लहर, ये सब एक प्रकार से जुड़े हुए हैं। और ये जो लहर है, ये जो रेज और एंगर जिसको हम देख रहे हैं, ये शायद ये कॉन्सर्ट हो या किसी भी एक सॉफ्ट टारगेट को चुनते हुए उन्होंने ये किया है, और शायद इन्वेस्टिगेशन के बाद हमको और सबूत मिलेगा। पर ये ज़रूर एक प्रकार का अभी हम एक पैटर्न या लहर देख रहे हैं
जिसकी वजह से मैं कहूँगा कि मैं काफ़ी चिंतित हूँ ठीक। कि ब्रिटेन ने इतना इसको खतरा समझ लिया है कि उन्होंने अपने फ़ौज को भी इस पर शामिल कर दिया है इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने के लिए। जी संजय कपूर साहब, आप क्या कहेंगे कि ये जो हमला है इसमें कोई पैटर्न देखते हैं आप? और जिस तरह की बात कही जा रही है, ISIS ने हालांकि जिम्मेदारी ली है, लेकिन जैसा मुखर्जी साहब कह रहे थे कि वो कई बार जिन हमलों में शामिल नहीं होता है उसकी भी जिम्मेदारी ले लेता है, लेकिन जो ये एक मैनेस बन गया, ये एक आतंक फैल गया है पूरे यूरोप में, उसकी जड़ें कहाँ हैं आखिर? उसकी जड़ें तो जितने भी आपके जो वेस्टर्न अलायंस है और जिस तरीके से इन्होंने हस्तक्षेप किया है मिडल ईस्ट के अंदर, जिस तरीके से राजनीति को वो लोग कंट्रोल करना चाहते हैं, जो जड़ें वहाँ पर हैं। और ये काफ़ी लोगों ने आसानी से कहा है कि हम आपके यहाँ पर हैं इसलिए क्योंकि आप हमारे यहाँ आए हुए थे। तो वहाँ पर एक काफ़ी लोगों में जो सिंपल माइंडेड है, एक आक्रोश भी है जिस तरीके से वेस्ट ने मिडल ईस्ट को डील करा है। परंतु अगर आप ना पैटर्न की बात करें तो आपको ये दिखाई पड़ेगा कि आतंकवादी खासकर ऐसे सोसाइटीज़ में, ऐसे समाज में जो जहाँ पर कि इंफॉर्मेशन काफ़ी तेज़ी से फैलती है, वहाँ पर है ना आतंकवाद को इस्तेमाल करने पर लगे हैं राजनीति को मोल्ड करने में। क्योंकि अगर आप देखें तो इंग्लैंड में 2-4 हफ्ते में चुनाव होने वाला है और ये उम्मीद करी जाती है कि ये जो इस तरीके का आतंकवादी हमला होगा तो उसका प्रभाव चुनाव पे बहुत पड़ेगा। पिछले हम मंडे के बाद अभी चुनाव की जो कैंपेन है उसको रोक दिया है, परंतु उसके पहले की अगर आप रिपोर्ट्स देखें तो ये टेरेसा मे की पार्टी में बड़ी ज़बरदस्त गिरावट आई थी। संडे के दिन जो लास्ट पोल किया, पहली दफ़ा उनकी जो लीड थी लेबर पार्टी से तकरीबन सिंगल डिजिट में आ गई, और वो भी ऐसे जो पोस्टर जिन्होंने करा है वो गंभीर माने जाते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई ज़्यादा फ्रिवुलस किस्म का हो। तो ये बार बार नज़र आ रहा था कि टेरेसा मे का जो पूरी कैंपेन थी और जो राजनीति थी उसके अंदर लोग बाग प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। उन्होंने कई दफ़ा यू टर्न करे, कई सारे जो उनके चुनावी मुद्दे थे उनको उन्होंने छोड़ दिया, उसके बाद दूसरा करा। लेबर पार्टी उसी हिसाब से बढ़ रही है। तो हमें ये देखना होगा कि जो फ्रांस में हुआ, फ्रांस में भी चुनाव के कुछ ही समय पहले ये आतंकवादी हमला हुआ और वहाँ पे उम्मीद करी जा रही थी कि मारी लपेन को फ़ायदा होगा, और मारी लपेन के फ़ायदा ना होकर मैक्रोन को फ़ायदा हो गया। तो यहाँ पे भी राइट विंग को फ़ायदा होगा कि लेबर को फ़ायदा होगा, और लोगों को ये लगता है कि यानी आप इस हमले को चुनाव से जोड़ के भी देख रहे हैं? क्योंकि जो आतंकवादी हैं वो देखते हैं इस तरीके से। अगर आप देखें तो कई जगह, जैसे बहुत साल पहले मैड्रिड में हुआ, चुनाव किसी तरफ जा रहा था और हमले के बाद पूरा रास्ता बदल दिया उसने उसका। शंकर मुखर्जी साहब, आप सहमत हैं जो संजय कपूर कह रहे हैं? जो पहले कहा संजय ने उससे तो मैं पूरी तरह सहमत हूँ। देखिए, जड़ जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से एक्चुअली पश्चिमी देशों का जो पॉलिसी रहा है वो जड़ रहा है बहुत ही हद तक। जी। जो ये सारा सत्यानाश हो रहा है मिडल ईस्ट में, जो सारे बाउंड्रीज हैं मिडल ईस्ट में, अगर आप हिस्टोरिकली उनको देखें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लेके फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तक, उसके बाद भी वो लकीरें कई बार पश्चिमी नेताओं ने, लीडर्स ने ड्रॉ किए थे अपने हित के लिए, क्योंकि मिडल ईस्ट में दुनिया का सबसे बड़ा परसेंटेज तेल है, जो और पश्चिमी देश जो हैं वो एनर्जी पे उनकी इकोनॉमी चलती है। जी। तो ये तो ओवरऑल एक सिनेरियो, एक पॉलिसी रहा है उनका कि उसमें कंट्रोल किया जाए। आप दूसरे जितने भी डेवलपमेंट्स देखें मिडल ईस्ट में, जड़ यहाँ पर है। इज़राइल का एक्चुअली शुरुआत से उसका इस्टेब्लिश होना एज अ नेशन, उसके बाद इज़राइल की तरफ जो पॉलिसीज़ हैं और जो भी कुछ हो रहा है इसमें रीसेंट ईयर्स में, बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ अपने राष्ट्रीय हित के लिए, वो भी एक बड़े शॉर्ट साइटेड तरीके से, आप एक्सपोर्ट ऑफ डेमोक्रेसी, आप डेमोक्रेसी को बढ़ाएंगे, उसके लिए आप लीबिया को कारपेट बॉम्ब करके सत्यानाश इस तरह से करते हैं कि वहाँ एक जो एक स्टेबल देश था, हालांकि था डिक्टेटरशिप के नीचे, लेकिन स्टेबल देश था, वहाँ एक अब टेररिस्ट का बैकग्राउंड हो गया। लेकिन जो ये संजय कह रहे हैं कि चुनाव के मद्देनजर ये घटनाएं हो रही हैं, जी, यहाँ मैं थोड़ा रिजर्वेशन एक्सप्रेस करूँगा। ये टेररिस्ट अटैक होंगे ही इत्तेफाक से इस समय इसलिए हो रहा है क्योंकि चुनाव जून 8 को होने वाले थे इंग्लैंड में। कभी कभी हो सकता है कि टेररिस्ट एक स्पेसिफिक उद्देश्य पे टाइमिंग
सोच के करते हैं, लेकिन बहुत सारे आतंकी अटैक हुए हैं जी। जिनका बस एम वही है जो टेररिस्ट चाहते हैं कि मैक्सिमम पब्लिसिटी, मैक्सिमम डैमेज, मैक्सिमम टेरर। ठीक। तो इसका मेरे ख्याल कभी होता है, कभी नहीं होता है। जी पाशा साहब, अभी हमने देखा पिछले हफ्ते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब थे सऊदी अरब में, और उन्होंने भी आतंकवाद के ख़िलाफ़ बड़ी बड़ी बातें कहीं, तमाम अरब देशों का समर्थन भी मांगा, और देखने में ये आ रहा है कि ये घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय कहीं बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नज़र नहीं आ रहा है। तो इसके लिए आपकी नज़र में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? देखिए, जैसा कि जिक्र हुआ है अभी, एक देश से दूसरे देश, तीसरे देश, कई देशों पे ये हमले हुए हैं, और जो अस्थिरता का मोड़ तेज़ी से लहर की तरह बढ़ रहा है, इससे जो है पूरे यूरोप लपेट में आ रहा है धीरे धीरे। इसलिए कि अगर मैं आपको 2003 में लेके जाऊं, जब इराक पे हमला हुआ, लंदन के शहर में हज़ारों की तादाद में, बल्कि लाखों की तादाद में कई लोग वहाँ प्रदर्शन किए। जी, मैं था हमले वहाँ के- 14 फरवरी 2003 जी, को लंदन में प्रदर्शन हुआ था, जिसपे 3 दिन तक ये चर्चा होती कि 25 लाख हैं कि 30 लाख लोग जी इकट्ठा जी हुए जी थे। हज़ारों लाखों की तादाद में बाशिंदे सभी मज़हब के, जी। चाहे क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, आयरिश हो, इंडियन हो वगैरह, सब वहाँ के जनता ये नहीं चाहती थी कि इराक पे हमला हो। और जिस तरीके से टोनी ब्लेयर ने उसको एग्जैजरेट करके कि सद्दाम हुसैन हमला करने वाले हैं, झूठ बोल के वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। जी, जी तो उसके बाद से जो कमेटी रिपोर्ट वगैरह वगैरह सब आए, उससे साफ जाहिर होता है कि जो असलियत थी उसको छुपाई गई है। और उसके अलावा भी जब वहाँ के विदेश मंत्री थे, उन्होंने कहा कि जो हमला इराक पे हुआ, उसके बाद हम फ़लस्तीनी मसले को हल ढूंढ निकालेंगे। तो वो 10 साल 12 साल से ज़्यादा हो गया, वहाँ ना कुछ हल निकला, हालांकि टोनी ब्लेयर ही क्वार्टेट के हेड हैं। तो इस तरह से जो अस्थिरता फैला रही है, जो वायलेंस वहाँ से उभर के निकल रहा है, जो शोला, जो लावा मिडल ईस्ट से वेस्ट एशिया निकल के जा रहा है, तो यूरोप को भी अपनी लपेट में ले रहा है। और दूसरी बात यह है कि वहाँ के बाशिंदे जो अरब देशों से गए हैं, तुर्की से गए हैं, वहाँ के लोग भी काफ़ी प्रेशर में हैं, चाहे वो हिजाब का मामला हो या इंटीग्रेशन हो, जॉब्स हो, आतंकवादी कहलाने के जो लेबल लगाए जा रहे हैं, तो सभी तरफ से उन पे प्रेशर डाला जा रहा है कि आप अलग हैं, ये हमारी सोसाइटी अलग है। तो ये डिवीज़न बहुत ही ख़तरनाक हो रहा है, और वहाँ पोलराइजेशन की वजह से एक्सटर्नल फैक्टर और इंटरनल फैक्टर मिक्स होकर एक्सप्लोजिव सिचुएशन हो गया। कोमोडोर उदय भास्कर, आप कितना सहमत हैं जो बात कही जा रही है, और कैसे यूरोप में शांति हो रही है? जो आतंकवाद का माहौल पिछले 10-15 सालों से ख़ास करके हम देख रहे हैं, इस पे कैसे अंकुश लगाया जाए, नियंत्रण पाया जाए? साहब, यूरोप के लिए ये काफ़ी एक जटिल चुनौती होगा। जैसे मेरे बाकी साथी बता रहे थे, इसका जो शुरुआत है यूरोप के पॉलिटिक्स के साथ भी जुड़ा हुआ है, और ख़ास 9/11 के बाद जिस प्रकार से यूरोप के कुछ देशों ने अमेरिका को जो समर्थन दिया था, चाहे वो फ्रांस हो या एक प्रकार से जर्मनी या ब्रिटेन, इसलिए इतना वहाँ पे, जैसे मैंने पहले कहा है, कुछ लोगों में, उन्हीं के नागरिकों में काफ़ी गुस्सा और नफ़रत जो है वो बहुत गहरी तरह से वहाँ पे इस वक्त मैं कहूँगा कि लोग उसको झेल रहे हैं। और वहाँ की जो पॉलिटिक्स है और वहाँ की जो सोशो कल्चरल जो इस वक्त जो माहौल है, जैसे आप ब्रिटेन का उदाहरण लीजिए, जी, ब्रिटेन के अंदर एक प्रकार की डेमोग्राफिक मिक्स है, जहाँ पे खास यहाँ पे दक्षिणी एशिया के भी लोग हैं, मिस्र के भी लोग हैं, और एक वक्त ब्रिटेन ने कुछ ऐसा प्रयास किया था कि अपने पॉलिटिक्स में कि आइडेंटिटी को वो काफ़ी अहमियत दे रहे थे, मज़हब को काफ़ी अहमियत दे रहे थे, और उन्होंने अपने लोकतांत्रिक सिद्धांतों के मुताबिक काफ़ी उनको मौका भी दिया था अपने अपने विचारधाराओं को एक प्रकार से वो कह सकते हैं आपकी प्रोपेगेट करने के लिए भी। और ऐसे ही माहौल में अभी हम देख रहे हैं, जैसे मैंने पहले कहा, 2007 से लेके अभी 2017 में, पिछले 10 साल में ब्रिटेन भी एक प्रकार का शिकार बन गया है। ब्रिटेन की जो अंदरूनी पॉलिटिक्स है, जिसका ब्रेक्सिट आप कह सकते हैं कि एक उदाहरण है, उसका भी एक असर हो रहा है, एक प्रभाव हो रहा है। तो इसका समाधान जो आप पूछ रहे हैं, मुझे लगता है कि हर एक देश को
चाहे वो ब्रिटेन हो या फ्रांस, अपनी जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसको एक प्रकार से सही पटरी पे लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आम तौर पे चाहे वो 4% हो या 6% हो, जी जितने भी अभी आप कह सकते हैं कि मुस्लिम पॉपुलेशन जो है, फ्रांस में काफ़ी बड़ा संख्या है, ब्रिटेन में उससे छोटा है, उनको आप किस प्रकार से एक नागरिक के तहत से उनको आप स्टेक होल्डर बनाएंगे, जी। जो भी भविष्य है, ये ठीक। काफ़ी कठिन होगा, असंभव तो नहीं है, पर मुझे लगता है कि ये पॉलिटिकल प्रोसेस को सही पटरी पे लाना ईमानदारी के साथ का विश्वास पैदा हो सकता है, इस प्रकार के कुछ प्रयास करना इस वक्त बहुत ज़रूरी है। ठीक। और मुझे लगता है कि इसके खोज में हर एक पार्टी है, पर देखना है कि वो कहाँ तक उनको सफलता प्राप्त होता है। संजय कपूर साहब, क्या इसके पीछे आप शरणार्थी संकट जो यूरोप में आया हुआ है इस वक्त, उसे भी एक कारण मानते हैं? और दूसरा ये कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अपनी जिम्मेदारी से भाग क्यों रहा है? वो कोई एक रणनीति बन क्यों नहीं पा रही है जिसमें तमाम दुनिया के देश शामिल हों और इस समस्या से प्रभावी ढंग से निपटा जाए? ये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की किसका जिक्र कर रहे हैं? जो जिन लोग जिम्मेदार हैं उनके बारे में बात करें। अमेरिका, इंग्लैंड तो सबसे बड़ा जिम्मेदार है जो ये पूरे दुनिया भर में हो रहा है। वो एक कॉलोनियल पावर है, उसने वहाँ पर चाहे वहाबिज़म है उसको प्रमोट किया, उसने मुस्लिम ब्रदरहुड को प्रमोट किया। तमाम जितनी समस्याएं हैं उसकी जड़ तो वहीं पर है। और काफ़ी समय तक लोग बाग ये कहा करते थे कि यहाँ पे आतंकवादी हमला इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो जानते हैं कि कैसे हमला होता है। तो कहीं ना कहीं ये कुछ ब्रेकडाउन हुआ जिसकी वजह से वहाँ पर ये आक्रमण हुआ है इंग्लैंड के ख़िलाफ़। मुझे सबसे, अगर मैं उम्मीद करता हूँ अगर वहाँ पे कोई बदलाव आएगा तो जब वहाँ की जो सरकार है अपनी जो नीति है वेस्ट एशिया और मिडल ईस्ट की तरफ, उसमें चेंज लाएगी। और वो नहीं कि जो पूरा मिलिटराइज कर देती है डिबेट, और जिस तरीके से वहाँ पर उनको बंटवारा करने की कोशिश करती है, चाहे फ़लस्तीन का मुद्दा देख लीजिए, चाहे इजराइल का मुद्दा ले लीजिए, उस सब के पीछे तो लंदन जिम्मेदार है। तो जब तक, जैसे जेरेमी कॉर्बिन बार बार कहता है कि मैं कंडेम करता हूँ यहाँ पर जो बॉम्ब अटैक हुआ, पर इसका ये जो तरीका है वो है कि किसी तरीके से हमको शांति ढूंढनी है। अगर शांति हम लोग नहीं ढूंढ पाए नए अंदाज में तो ये सब सिलसिले चलते रहेंगे। और उसकी बात को लोग बाग है ना, जैसे यहाँ पे हिंदुस्तान में ट्विस्ट करते हैं, वहाँ पे भी करते हैं कि आप सबसे पहले टेररिज्म को कंडेम करिए, आप IRA को कंडेम करिए। तो ये कंडेम करने वाली बात और आप खड़े होकर ना आतंकवाद के खिलाफ बोलिए, ये सब बातें अपनी जगह पर, इससे सुलझेगा नहीं मामला। सुलझेगा तभी मामला जब आपके अंदर, दिल के अंदर चोर नहीं होगा, आप कुछ कोशिश करेंगे वहाँ पर कम से कम चीज़ों को मगर इस वक्त जो माहौल है पूरे यूरोप में, वो तो राइट विंग के उभार का माहौल है, और उसमें इस तरह की उम्मीद जो आप कह रहे हैं शायद करना मुश्किल होगा। देखिए, फ्रांस ने एक रास्ता दिखाया है कि राइट विंग का जो पूरा एक जो आप कहते हैं कि जो टाइट थी उसको रिवर्स करने का। तो लोगों में अगर किसी तरीके की चेतना हो गई कि इस तरीके की जो पॉलिसीज़ हैं उससे हमको फ़ायदा नहीं हो रहा है, हम वहाँ पे बम मार के चले आएँ और उम्मीद करें कि हमारे पर कोई बम नहीं मारेगा, तो ये अब है ना कहना बहुत है ना, आई डोंट थिंक दैट कोई गारंटी है इस तरीके की। तो अगर लोगों में ये इस तरीके का नई तरीके की सोच आ गई, मेरे ख्याल से लोगों काफ़ी हद तक इंट्रोस्पेक्शन करेंगे लंदन में और भी जगह, सोचेंगे कि है ना यहाँ पे फ्रांस में जो आदमी जीता है उसी की शक्ल का, उसी की नीतियों का कोई आदमी हमारे यहाँ हो सकता है कोई बदलाव हो। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं, पर हमें लगता नहीं है कितनी जल्दी होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय कपूर, प्रोफेसर आफ्ताब कमाल पाशा, शिवशंकर मुखर्जी साहब और कमोडोर उदय भास्कर। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि ब्रिटेन में हुआ ये आत्मघाती हमला, इसकी जो कारण है उनका जल्द से जल्द समाधान ढूंढा जाएगा। और जैसा हमारे पैनलिस्ट ने कहा कि पूरे क्षेत्र में शांति बहाली करने के लिए ज़रूरी है कि वहाँ की सरकारों को अपनी विदेश नीति में भी कुछ परिवर्तन लाने होंगे और कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। देश देशांतर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।